नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार में इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपनी रणनीति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब गुरुवार यानी कि 17 अप्रैल को पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की समन्वय समिति का नेतृत्व करेंगे। ये समिति आगामी चुनाव के लिए रणनीति, सीट बंटवारे, साझा घोषणा पत्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों को अंतिम रूप देगी। पटना में आरजेडी कार्यालय में लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में महागठबंधन के सभी प्रमुख घटक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल यानी कि सीपीआई और सीपीआई एमएल और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रतिनिधि मौजूद थे। और बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत चुनौती पेश करना था। और बैठक के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवरू ने समन्वय समिति के गठन की घोषणा की और कहा, हमने इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति का गठन किया है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और ये समिति चुनावी रणनीति, सीट बंटवारे, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, संयुक्त घोषणा पत्र और राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने जैसी सभी मुद्दों पर काम करेगी। यानी कि एक तरीके से सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव को बना दिया गया है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। अभी केंद्रीय जो नेता है कांग्रेस के, अभी वो भी सुनने में आ रहा है कि शायद बहुत जल्द वो 1 या 2 दिन में शायद पटना पहुंचेंगे, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन इस समय महागठबंधन एक मजबूती देने की दिशा में दिख रहा है। लेकिन क्या वाकई में चुनाव जीतने की स्थिति में है? क्योंकि कोई भी इश्यू इस समय बहुत ज्यादा टिक नहीं रहा है या उसे टिकने नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या ये एक चुनौती बनेगा महागठबंधन के लिए? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। दीपक कोजगवे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। दीपक जी, आपका स्वागत है। और गगन गौरव है, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और शैडो कैबिनेट चलाते हैं। गगन, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा में दीपक कोजगवे जी से शुरू करूंगी कि ये समन्वय समिति का जो हेड बनाया गया है तेजस्वी यादव को, इससे आपको लगता है कि क्या आधी लड़ाई क्या महागठबंधन ने जीत ली है और जीत का ख्वाब महागठबंधन देख सकती है? जी। नहीं, देखिए, कल की जो मीटिंग थी और जो आपने बताया कि समन्वय समिति बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। देखिए, कल की मीटिंग जो थी उससे पहले जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे थे और राहुल गांधी थे, वेणुगोपाल थे। तो मुझे लगता है कि जो रणनीति वहां तैयार कर ली गई, वो तैयार रणनीति को यहाँ रखा गया है कि भाई, क्योंकि दो पार्टनर और थे, एक लेफ्ट और एक वीआईपी। वीआईपी में मुकेश सहनी। तो एक एक महागठबंधन का जो की मीटिंग का स्वरूप था वो दे दिया गया। और कल जो मीटिंग हुई उसमें देखिए, कांग्रेस से जिस तरह से आकर उनके कृष्णा लुवरू और ये आके जिस तरह से कभी सचिन पायलट आ रहे हैं, कभी वो आ रहे हैं, कभी अलका लांबा आ रही हैं, जो भी दिल्ली की टीम उतर गई है बिहार। कल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में करीब 3 साढ़े 3 घंटे की मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग हुई और सभी ने अपना पक्ष रखा। और पक्ष रखने के बाद सीट शेयरिंग में की भी बात हुई कि कौन कितने सीट में, सबका कहाँ कहाँ चॉइस है, ये सारी बातें होगी। अब सवाल ये उठता है कि ये सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो विपक्ष का हमला था इन पर कि भाई सीएम चेहरा घोषित नहीं हो रहे, तो वो कल थोड़ा स्पष्ट साफ हो गया। और ये साफ हो गया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, और ये घोषणा किसने की? कृष्णा अल्लावरू ने की कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड होंगे, चेयरमैन होंगे तेजस्वी यादव, जो हर चीजों का नेतृत्व करेंगे। और दो दो लोग हर घटक दल से दो दो लोग आएंगे और उस कमेटी की बैठक होगी। और ये सारी बातें कल हो गई। कल की मीटिंग जो आपने देखी है, उस मीटिंग में कांग्रेस के जो
4 लोग थे, आरजेडी से भी 4 लोग थे, मगर कल तेजस्वी यादव ने अपने माई समीकरण को दिखाने के लिए वहां पे दिल्ली में उनके साथ मनोज झा सांसद थे और संजीव यादव सांसद थे और खुद थे। मगर कल उसको उन्होंने अपने ही दफ्तर में प्रदेश कार्यालय जो आरजेडी का, उसके बोर्ड रूम में ये मीटिंग हुई और वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ उतरे और अब्दुल बारी सिद्दीकी उस मीटिंग के पार्ट हुए। जगदानंद सिंह गायब हो गया। ये एक थोड़ा सा चर्चा का विषय बना कि जगदानंद सिंह जो थे वो नहीं थे। मैं ये बता रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई और हर एक लोगों ने सेपरेटली तो नहीं, ज्वाइंट तरीके से एक मजबूती की बात की और एनडीए को उखाड़ फेंकने की बात की और उसमें इफ और बट ना हो। ये ऑफिशियल मीटिंग थी, इसको हम मानते हैं कि महागठबंधन की ऑफिशियल मीटिंग थी। आपको याद होगा कि इसके 2 दिन पहले एनडीए के सारे लोग नीतीश कुमार के यहाँ बैठे थे, जिस दिन राहुल गांधी के साथ तेजस्वी मिले थे उसके एक दिन के बाद। ये ऑफिशियल मीटिंग थी और इस मीटिंग में हर एक चीज तय किया गया कि अब क्या होना है, कैसे जिला सभी घटक दलों के जिला अध्यक्षों की एक बैठक होगी पटना में, जिसमें कि सभी दलों के प्रखंड के भी लोग होंगे। तो एक ये प्रयास शुरू हुआ। और जहां तक घटक दल में मुकेश सहनी के बारे में जो चर्चा चली, कि मुकेश सहनी के बारे में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन का एक बड़ा घट धड़ा जो है दल वो हमारे तरफ आ रहा है। एक कंफ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश हुई। तो जब अगर उनको 225 जीतने का नारा लग चुका है तो फिर घटक दल की के लोगों की जरूरत क्या है उनको, तो एक कंफ्यूजन हुआ। वैसे जिस तरह से मुकेश सहनी को लास्ट टाइम अंतिम मोमेंट में उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठक हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही पहले वो बाहर निकल गए थे और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरे पूछ पीठ पर छुरा मारा। मगर तेजस्वी यादव ने इसको बहुत अच्छे से अपने पाले में किया है। सवाल यहाँ है कि ये इंटरनल है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिस हो सकता है एक कांग्रेस के हों और एक तो मुकेश सहनी को अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो एक उनका मिलेगा। जहां तक 50 सीट और 60 सीट की बात है, वो तेजस्वी यादव 60 सीट नहीं देने जा रहे हैं और एनडीए में भी वो जानते हैं कि हमें 60 सीट नहीं मिलेगा मुकेश सहनी। तो अब वो बार्गेन आएंगे, दोनों के बीच बार्गेनिंग होगी और ये मामला ये दोनों मिलकर सुलझाएंगे। जहां तक तेजस्वी यादव के चैलेंज की बात है, चैलेंज बहुत है उनके पास। अब कल बैठक हो रही थी और पप्पू यादव का लाइव चल रहा था। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल में कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, वो उनका इलाका है, 100 सीट लिया जाए। तो एक बात मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस भी समझ रही है कि उनकी क्या औकात है। अभी वो तो अपनी जमीन बना रही है, वो जमीन बना रही है और हो सकता है कि वो अकेला अब चलने की स्थिति में नहीं है जब जब कोऑर्डिनेशन हो गया। मगर आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कल जब मीटिंग हुई थी और साझा कैंपेन की बात हुई थी कि हम साझा कैंपेन करेंगे, एक साथ जाएंगे। आज सदाकत आश्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा और उनके अध्यक्ष राजेश राम, फिर शकील अहमद और मदन मोहन झा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस ने अलका लांबा ने कहा कि हमने ये टीम बनाई है, हम 10,000 महिलाओं के पास हमारी टीम जाएगी। वो टीम किसकी होगी? वो होगी कांग्रेस की। तो अभी ये इस तरह का कंफ्यूजन, कल मीटिंग है और आज फिर सेपरेट हुआ और उसमें पूरे आशा बहनों से मिलेंगे, ये मिलेंगे, हमें मजबूत होना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने बल पर खड़ा होना चाहती है, मगर उसकी अब मजबूरी है। अब पप्पू यादव एक परेशानी है तेजस्वी यादव की। कन्हैया कुमार अभी कुछ नहीं बोले हैं कल, हालांकि उनका क्या उपयोग कांग्रेस करेगी ये आने वाला दिन बताएगा। मगर गठबंधन बनने के बाद अगर देखिए सबसे बड़ा कांग्रेस के पास क्या है, अभी जो सी वोटर का
फिर सर्वे आया है अप्रैल का, जिसमें अभी भी तेजस्वी यादव का सर्वे में 3% घटा है, डाउन हुआ है। मगर और प्रशांत किशोर सेकंड नंबर पर है, 15.7% प्रशांत किशोर का है, और 15.2% नीतीश कुमार थर्ड पर है। उसी तरह से सम्राट चौधरी। तो जो जो सर्वे दिखा रहा है उसमें तेजस्वी यादव को दिखा रहा है कि सबसे पहली पसंद है। तो ये कांग्रेस भी समझ रही है कि हम उनके साथ अलग हट के जाएंगे तो फिर ये होगा। और अगर हम अलग चलेंगे और कहीं एनडीए को फायदा होगा तो मेरे माथे ठिकरा फूटेगा कि इन्होंने बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी की बी टीम में। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास ये सारी बातें घूम रही हैं। तेजस्वी के पास चैलेंज है, उन कांग्रेस का भी चैलेंज है। ऐसा नहीं कर सकता कि कांग्रेस के उनके लिए चैलेंज नहीं है। मगर कांग्रेस का जो आला कमान, अभी सचिन पायलट बोलकर चले गए। सचिन पायलट जो अभी मुख्यमंत्री के आवास को घेरने वाले प्रोसेशन में, तो उन्होंने भी कह दिया था कि चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। ये सब चीजों को कल अल्लाह ने साफ किया। और तेजस्वी यादव को जब चेयरमैन बना दिया, संयोजक, ठीक है, बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियस है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और मुख्यमंत्री, मुझे जो जानकारी मिली है कांग्रेस के लोगों से, कि एक मेगा शो होगा, मेगा मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली से लोग आएंगे और उसमें महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार की विधिवत घोषणा होगी। ये एक ये अंदर मीटिंग खाने की कब हो खबर। रही है? ये मीटिंग कब है जिसमें कि केंद्रीय ये कांग्रेस के ये लीडर्स डिसाइड ये डिसाइड नहीं है, मगर इस पर एक बड़ी चर्चा हुई है और अच्छे लोगों ने बताया है कि ये घोषणा एक, जैसे जब हम कैंपेन में जाने से बहुत पहले जब हमारा शुरू होगा, तब मे बी कि राहुल गांधी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, लालू प्रसाद तब तक ठीक हो जाए। तो ये एक ये दीपांकर भट्टाचार्य कल की मीटिंग में नहीं थे, कहीं बाहर थे, उनके जगह उनके पार्टी के कुणाल थे। तो ये एक ऐसा समा बनाने के लिए तो ये मामला बनेगा। मगर कांग्रेस का ये कृष्णा अल्लावरू का आज का एक्ट दिखता है कि कांग्रेस कहीं फिर अकेले अपने संगठन को, ठीक है, किसी पार्टी को संगठन अपनी मजबूत करने की जरूरत है और होनी चाहिए, और कांग्रेस चाहती है। मगर अब जिस तरह से एनडीए, लाख उनमें अभी इफ एंड बट है, बहुत इफ एंड बट है एनडीए में। अगर एनडीए के पीछे जाएंगे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके उनका सीट शेयरिंग बहुत स्मूथ चल हो, ऐसा नहीं है। मगर वो है क्या कि कहीं जा रहे हैं तो एक साथ चारों पार्टी के लोग जा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो चाहे वो हो। ये चीज कांग्रेस को दिखाने की है, और कांग्रेस ने कल की बैठक में ये तय किया है कि अब हम लोग सारा कैंपेन एक साथ करेंगे और इसकी जिम्मेवारी, इसका निर्णय तेजस्वी यादव लेंगे। तो ये तो आपने सारा जो कल की जो समन्वय समिति की बैठक थी उसके डिटेल्स आपने बताए, लेकिन अब कुछ ग्राउंड रियलिटीज के बारे में बात करते हैं। और गगन, आप क्या लग रहा है आपको कि इस समय, ठीक है, बातचीत शुरू कर दी है सबने, लेकिन अभी भी मुद्दा विहीन विपक्ष लगता है कि कोई मुद्दा अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये भी एक फैक्ट है। कौन सा मुद्दा ऐसा होगा जो चिपक जाएगा बिहार चुनाव के लिए? अभी तो खैर बहुत जल्दबाजी है और एकदम से कौन सा मुद्दा क्लिक करता है, लेकिन क्या अभी भी फिलहाल विपक्ष की हजार कोशिशों के बावजूद क्या जो महागठबंधन है, यानी कि जो विपक्ष है, वो क्या एक बहुत ही स्लिपरी विकेट पर लग रहा है और उनके आगे चुनौतियां बहुत है। भले ही उन्होंने एक शुरुआत अच्छी कर दी है दिखाने के लिए कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम चुनाव जीत सकते हैं, इस जज्बे के साथ भी वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ग्राउंड पर? चुनौतियां तो बहुत है उनके आगे। देखिए, मुद्दे की अगर बात करेंगे तो तेजस्वी ने बीच में बहुत अच्छे तरीके से, तेजस्वी जी ने उन्होंने बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बना करके बिहार में उठाया था और लोकसभा चुनाव के पहले उसका असर भी दिख रहा था। फिर इस मुद्दे पर जो जनसुराज वगैरह ने भी काफी काम किया। तो ऐसा नहीं बिहार में इशू नहीं है जिस पर अगर आप विपक्ष में हैं और आप सत्ता में वापसी करना चाहते हैं तो इशूज हैं। लेकिन अभी जो दिख रही थी, अगर आप कल के बैठक को समीक्षात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहती हैं, तो कल के बैठक में सभी का, एनडीए के नेताओं की भी एक्सपेक्टेशंस होगी, जो तमाम
जर्नलिस्ट थे उनकी भी एक्सपेक्टेशन होगी, और जो हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं बिहार की राजनीति को, हम सबों की इंटरेस्ट ये थी कि हम लोग सीट शेयरिंग क्या होगा, क्योंकि जो टोटल विवाद है वो सीट शेयरिंग का है कहीं ना कहीं नीलू जी। कांग्रेस जिस समय ये मीटिंग चल रही है इसको आप महागठबंधन की मीटिंग बता रहे हैं, लेकिन ठीक उसी समय क्या हो रहा है, ठीक उसी समय पप्पू यादव कहीं लाइव कर रहे हैं उस समय के आसपास, और वो बता रहे हैं भाई सीमांचल हमारा है, हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप यहाँ मुकेश सहनी बैठक में शामिल होते हैं और फिर कहीं जाकर के बयान दे देते हैं हम 50 सीटों पर लड़ेंगे और एक डिप्टी सीएम हम बनेंगे। तो ये जो तरीके का चीज, ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष इंटीग्रेट है, लेकिन चीजें फंस रही है। कल इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राजेश जी गए, कृष्णा जी जो प्रभारी हैं वो गए, और शकील अहमद जी गए। इसमें अगर पप्पू यादव और कन्हैया में से कोई एक रहते तो इस बैठक का महत्व और बढ़ता। इस बैठक में लगता कि नहीं सब कुछ ठीक है, चीजें सेटल्ड हो रही है। एक्चुअली जो राजद है वो कांग्रेस के सिर्फ 2 नेता से असमंजस की स्थिति में आ रही है। जो डिस्कम्फर्ट जोन हो रहा है तेजस्वी यादव जी का, वो या तो कन्हैया से है या पप्पू यादव जी से है, और ये 2 लोग कल की बैठक में नहीं थे। तो क्या कांग्रेस इन दोनों को अब इतनी कोशिश करके, अभी कांग्रेस का एकाएक कई दशक के बाद हो रहा है कि कहीं भी अभी कांग्रेस इस स्थिति में आई है कि कहीं भी उनको कार्यक्रम करना है। बीच में जो राहुल जी की यात्रा हुई और कन्हैया ने जो किया, और जो पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ, तो पप्पू यादव जी के पास वॉलेंटियर्स हैं, जो फैक्ट है, कुछ ना कुछ वॉलेंटियर्स हर ब्लॉक में उनके पास हैं, और सीमांचल के क्षेत्र में और कोसी के कुछ क्षेत्र में, जिसमें खास करके मधेपुरा संसदीय क्षेत्र का क्षेत्र है, तो इसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी की पकड़ भी है और वहां उनके पास बहुत ज्यादा वॉलेंटियर्स हैं। तो उसके बाद ये दिख रहा है कि कांग्रेस, पहले तो ये स्थिति थी कि कांग्रेस कहीं कार्यक्रम करेंगे उसके बड़े लीडर्स भी आएंगे तो 100 आदमी जमा होंगे कि नहीं होंगे, तो आज ये स्थिति नहीं है। आज एक छोटे से जगह पर सभा होती है, तुरंत प्रोग्राम बनता है और बिना किसी तैयारी के राहुल गांधी आते हैं, और जो वो थोड़ी देर की वॉकिंग उनकी होती है, जुलूस होती है, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को शिद्दत से खड़ा कर रही है। तो कांग्रेस क्या इन सब चीजों को छोड़ देगी, और कांग्रेस क्या स्टेट चुनाव को, अब बिहार के चुनाव में जहां अगर उसको अहमियत नहीं है, तो इसके कारण एक चीज जानिए, अगर कांग्रेस बिहार में रिटर्न होगी तो इसका असर कम से कम पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में होगा। ये सिर्फ बिहार को इंपैक्ट नहीं करेगा, ये आपका जो पूर्वांचल का एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसको बड़ा इफेक्ट करेगा। आप इसको सिर्फ कांग्रेस की जो छटपटाहट है वो आप सिर्फ बिहार चुनाव से जोड़ करके नहीं देखिए, ये झारखंड को इंपैक्ट करेगा और ये पूर्वांचल को इंपैक्ट करेगा। और अगर बिहार में कांग्रेस, हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगभग सबसे खराब स्थिति कांग्रेस की बिहार या यूपी में रही है, चूंकि मध्य प्रदेश में इसने रूल किया है, हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में इसने रूल किया है, तो कांग्रेस, हमें नहीं लग रहा है कि स्टेट चुनाव को 2029 से ऊपर रखेगी। कांग्रेस की जो दृष्टिकोण है, कांग्रेस की जो दृष्टि है वो 2029 पर है। और यह भी फैक्ट है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस, एक जो कई जगह थोड़ा सा ये गॉसिप्स में है, अभी बहुत इस पर बात करना ज्यादती होगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी का बीच में चल रहा था 122 120 सीटें मिलेंगी, फिर देखा जा रहा है कि नहीं 100 101 पर ही किसी तरह से सेटल किया जाए, हो सकता है जरूरी पड़े तो भी एक आध कैबिनेट में सेंटर में मिनिस्ट्री बढ़ा दी जाए, कि कहीं सच में इनको 90-95 आ गया और उधर कांग्रेस अच्छी सीट ले आई तो कहीं नया समीकरण तो नहीं हो जाएगा। और भाजपा को बिहार में नीतीश कुमार चाहिए, लेकिन इतना चाहिए नीतीश कुमार की कि वो मुख्यमंत्री भले बने रहे, इनका सेंटर स्टेबल रहे। तो भाजपा को भी चाह रही होगी कि जदयू जो है वो 50-60 सीट से ऊपर ना बढ़े। अगर जैसे ही जदयू 80 के ऊपर बढ़ती है तो भाजपा को भी खतरा फील होगा। तो ऐसा नहीं कि उधर सब कुछ ठीक है, उधर भी जो प्लस माइनस है चलना होगा। देखिए दूसरी चीज है कि अगर सच में विपक्ष को, महागठबंधन को अगर वापसी करनी है तो इनको पशुपति पारस को महत्व देना चाहिए और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि रामविलास पासवान जी के जो सही उत्तराधिकारी हैं वो पशुपति पारस हैं। उनके समय के जो अधिकतम मैक्सिमम लीडर हैं वो उनके साथ हैं। अभी जो चिराग पासवान जी ने दिया है ये सारे नए लोग हैं जो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान जी का जो उत्तराधिकारित्व है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो
वो वोटर्स जो पिछले चुनाव में वो महागठबंधन के लिए वो बड़ा काम किया था, तो उनको मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। और एक चीज और, वीआईपी पार्टी के जो मुकेश सहनी है, ठीक है उनका इम्पैक्ट है, लेकिन वो इफ बट होंगे, वो लास्ट टाइम तक बार्गेन करेंगे। उनको उनकी जो क्षमता है, राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक क्षमता है, 5-6 सीट से ज्यादा देने की क्षमता है नहीं। फैक्ट है बिहार में वो बात करते हैं हमको 50 सीट दीजिए। तो वैसे स्थिति में पशुपति पारस तो बिल्कुल है, वो बार्गेन भी नहीं करेंगे, उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर चिराग पासवान पूरी तरह से फिक्स है, एनडीए में है और हैं भी, तो 5 सांसद उनके हैं, वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो पशुपति पारस को कहीं ना कहीं महागठबंधन में आमंत्रित करना चाहिए था, महागठबंधन में महत्व देना चाहिए था, और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए था कि नहीं, पशुपति पारस और उनकी टीम जो है, जो लोजपा का जो सही नेतृत्व वही है, असली लोजपा वही है। इस परसेप्शन को बनाने से कुछ ना कुछ जरूर असर होगा, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोजपा ने, जो चिराग जी की पार्टी है, उसने टिकट बांटा, जिस तरह से नए लोगों को टिकट्स दिए गए, तो कहीं ना कहीं तो इन चीजों को अगर वो उठाएं, पशुपति पारस को सपोर्ट, लेकिन अकेले पशुपति पारस नहीं कर सकते, अब वो स्थिति में नहीं है। तो ये मैकेनिज्म समझना होगा। लेकिन कल की बैठक में इन सब चीजों पर ध्यान नहीं था। कांग्रेस और राजद एकजुट है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें पप्पू यादव जी के, कन्हैया का तो कुछ बयान आया नहीं है, लेकिन पप्पू यादव जी के बयान ने थोड़ा सा तीखापन किया है। तो कुल मिलाकर के मुझे यही लगता है कि अभी दोनों ही गठबंधन में थोड़ा सा अप्स डाउन्स चल रहा है, महागठबंधन में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इधर भी है। और बिहार की राजनीति में इतना घालमेल, इतना उलट पुलट होता रहता है कि यहाँ पर तो लोग अपने पार्टी पे भी कम विश्वास करते हैं, तो जो गठबंधन के साथी हैं उस पर पूरा विश्वास कैसे कर लें। जी नीलू। नहीं, लेकिन मुद्दों, क्या इस समय मुद्दा विहीन चुनाव लग रहा है, या आपको लग रहा है कि मुद्दे हैं और अभी इलेक्शन जैसे जैसे गगन पास आएगा तो ये मुद्दे और अभी बढ़ चढ़ कर बोलेंगे? अभी जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल एक खिचड़ी बनी हुई है, कौन सा ऐसा नहीं, मुद्दा मुद्दे है? हैं नीलू जी, मुद्दे हैं बिहार में, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव, अभी भूमि सर्वे हुआ, उसमें बहुत लोग असंतुष्ट हैं, उस पर अपना चीजें दे सकती हैं। कास्ट सेंसस को लेकर के सारी चीजें हुई थी, आपके पास नए डाटाज हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी ने बीच में सेंट्रल लीडर होने के चक्कर में डोमिसाइल को समाप्त किया था। एक तो बिहार में जॉब कम है, उसके बाद जो जॉब है उसमें आपने डोमिसाइल को समाप्त किया, और मैक्सिमम बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग आ गए, जबकि लगभग स्टेट में डोमिसाइल नीति होती है जॉब्स में, तो उससे लोग काफी युवा नाराज थे। यहाँ पर ये सारे मुद्दे हैं जिसको कि कन्हैया इसको एड्रेस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कन्हैया, जो थोड़ी कन्हैया को पॉपुलैरिटी मिली, कन्हैया को जब पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, लेफ्ट से लड़े थे, फिर उन्होंने बिहार छोड़ दिया, कांग्रेस में गए, तो वो दिल्ली वगैरह में पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन इस बार जो वो बिहार आए हैं, तो वो इस इशू को पकड़े हैं, जो यूथ का इशूज है। तो मुद्दे हैं, हमें लग रहा है अभी विपक्ष मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी विपक्ष को चिंता ये हो गई है। और राजद, देखिए कांग्रेस, देखेंगे कि अगर सबसे बड़ी कांग्रेस का कोई शत्रु बिहार में रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण में, देखिए तो आप देख लीजिए कि जिस चुनाव से जनता दल, जो बाद में उसका नेतृत्व प्रॉपर बिहार में राजद ने ही किया, तो उसी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं कट किया है। तो कांग्रेस, और जब तक वो कांग्रेस के साथ रहेगी, कांग्रेस बढ़ नहीं पाएगी। देख, कांग्रेस को इस स्टेट इलेक्शन में बहुत रुचि नहीं है, जहां से देख रहे हैं वो सेंट्रल इशू की बात करते हैं। कन्हैया बिहार को समझते हैं, यहाँ बेरोजगारी मैटर है, तो थोड़ा सा बेरोजगारी करते हैं। राहुल जी भी आते हैं तो यहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, इन सब चीजों की बात वो करते हैं, लेकिन वो सेंट्रल इशू की ज्यादा बात करते हैं। वो यहाँ आते हैं तो नीतीश कुमार पर हमला नहीं करते हैं, वो अमित शाह पर हमला करते हैं। उनसे कोई बोलता है कि जो है परिवारवाद हो रहा है, नीतीश, अब तो उस पर वो सीधा बोलते हैं, जय शाह यूपीएससी देकर के बने थे बीसीसीआई के अध्यक्ष। तो जो कन्हैया का अटैक बिहार में आकर के हो रहा है, बिहार चुनाव में हो रहा है, लेकिन होता किस पर है? भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर होता है। वो प्रधानमंत्री पर अटैक करते हैं, वो अमित शाह जी पर अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विजन क्लियर है। जो कृष्णा जी का नेतृत्व अभी जो कांग्रेस में और कन्हैया का ग्रुप ये जो कर रहे हैं, तो इनका विजन क्लियर है, ये कंफ्यूज नहीं दिख रहे हैं। असमंजस में अभी राजद दिखने लगा है। अभी बहुत जरूरी था कि जो भी बिहार में ये एग्रेशन में अपने आप को लाते, अभी हाल के समय में क्राइम्स की स्थिति बढ़ी है, उसको लाते, उस पर इनको रोड शोज करना चाहिए था। अभी जो भी चीजें हो रही है, तो वो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। अभी आप बिल्कुल ही कमरे में बैठ करके
चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो उतरना चाहिए था। जैसे कांग्रेस एकाएक क्यों थोड़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि कांग्रेस सड़क पर उतरी। कांग्रेस सड़क पर उतरी तो कांग्रेस लाइमलाइट में आ गई। तो अभी राजद को सड़क पर उतरना चाहिए। जो भी मुद्दे हैं, खास करके जो अपराध की परिस्थिति बढ़ी है, उस पर राजद को सड़क पर आना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को इशूज बेस्ड काम करने चाहिए। और अगर राजद मजबूत दिखेगी, और मजबूत ऐसा नहीं है कि सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, अगर सरकार किसी की भी बने, सीट का अंतर 10 से 15 ही रहना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। बिल्कुल नेक टू नेक चुनाव इस बार भी है। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि महागठबंधन कमजोर है या एनडीए मजबूत है, या एनडीए कमजोर है महागठबंधन मजबूत है। इस बात को नहीं किया जा सकता है। थोड़ा सा कुछ स्विंग्स हैं, और आप कैसे कनेक्ट करते हैं उनके पास मैटर है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के जो चीजें चल रही है कि नहीं, बहुत स्वस्थ नहीं है, चीजों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के राजद को अभी मुखर होना चाहिए, उनको सड़कों पर उतरना चाहिए, उनको ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक चीजों को एक प्रोग्राम बना करके करनी चाहिए। लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं लेकिन ना जो कहीं आपने एक बात कही कि ये बहुत नेक एंड नेक रेस है, एक बहुत छोटा सा कमेंट मैं दीपक जी से लेना चाहती हूँ और उसके बाद एक आखिरी सवाल गगन से करूंगी कि दीपक जी, त्रिशंकु सरकार क्या बन सकती है बिहार में? जो अभी गगन कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटों का ही डिफरेंस होगा, और ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा गठबंधन कमजोर है, कौन सा मजबूत है। तो क्या ऐसे में कोई त्रिशंकु विधानसभा के चांसेस आपको लगते हैं? देखिए, सबसे पहले हाँ, तो ये है बोलिए। कि अभी चुनाव में 6 महीने की देर, चुनाव में 6 महीने की देर है। और जिस तरह से अभी एक्ट हो रहा है जैसे चुनाव कल है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी जिस तरह से जो वोट परसेंटेज है, जो वोट बैंक है, और एंटी इनकम्बेंसी, जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है विपक्ष का, वो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ बनाना चाहिए, एनडीए के खिलाफ बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ी रणनीति है, होती है विपक्ष की। तो एंटी इनकम्बेंसी में सरकार को घेर रही है बीजेपी, महागठबंधन। और अभी एक्टिव ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव पूरा घूम रहे हैं, पूरी मीटिंग कर रहे हैं, और बड़ी सभाएं हो रही हैं उनकी, और उनकी सभाओं के आधार पर सी वोटर जो है वो उनको रेट कर रहा है। अभी जिस तरह से आपने कहा कि पशुपति पारस जिस दिन यहाँ आने की घोषणा करेंगे, तभी तो उनसे सीट का बंटवारा का बात होगा। आरजेडी की नजर आईपी गुप्ता पर है। आईपी गुप्ता कौन है? आईपी गुप्ता वही है जिसने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, और इतनी विशाल मीटिंग की है उसने, पान संघ की, पूरा गांधी मैदान भरा था। उसने प्रशांत किशोर को इतने दिन के मेहनत को विफल किया था, जिससे राजद की बातचीत हो रही है। राजद उस ऐसी चीजों को लेके चलना चाहती है। पशुपति पारस को तो जरूर पार्टी में लाएंगी, उनके लिए वो अपना सीट रखेंगी, और उनको कितना वोट मिल रहा है। मगर अभी जो स्थिति बनी है उसमें नेचुरली एनडीए जो है, अगर कोई किसी से खौफ है, उसको कांग्रेस से खौफ नहीं है, उसको तेजस्वी यादव के से खौफ है। क्योंकि तेजस्वी यादव के पास अभी भी वोट बैंक जो है, एमवाई तो जरूर है उनके पास, एमवाई का बड़ा चंक है उनके पास। मगर हाँ, परेशानियां क्या है, कहीं ओबीसी का अटैक हो जाए, ओबीसी सीमांचल में खड़े हो जाए। इधर चारों तरफ से तेजस्वी पर अटैक है, चाहे वो पप्पू यादव हो, कन्हैया हो, जनता दल यूनाइटेड हो, ओवैसी हो। उस चक्रव्यूह से उनको निकलना है। तो आने वाले दिनों में भी देखना है नीलू जी, बहुत लंबा समय है अभी चुनाव में। और जी, भारत के बिल्कुल। लोकतंत्र में एक अजब का स्टाइल हुआ कि चुनाव अगर 1 साल पहले है, तो 1 साल पहले से चुनावी माहौल बनाना शुरू होता है बिल्कुल। चलिए, प्रदेशों में, लेकिन जबकि एक जो ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं एक आखिरी सवाल पर अब आ रही हूँ, बहुत संक्षेप में जिसका जवाब चाहिए कि गगन, अगर आज मान लीजिए किसी सूरत में चुनाव हो जाएगा बिहार में, तो कौन जीतने की स्थिति में दिख रहा है, या आप कहेंगे कि इसका जवाब अभी देना बहुत मुश्किल है? जी। नहीं, चुनाव फाइट्स में होगी, लेकिन अगर मैं 5% एक्स्ट्रा एज एनडीए को दूंगा, अगर आज के समय में चुनाव होता है। ओके, अगर आप कह आज रहे के हैं समय में चुनाव होगा तो मतलब आप मान के चलिए जो पिछले बार का सिचुएशन था वो रिपीट होगा।
ओके, चलिए तो बहुत रोचक होगा अभी आगे किस तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होता है, क्या रणनीतियाँ बनती हैं। आप दोनों का एक बहुत-बहुत एक शुक्रिया। कमेंट नीलू जी, ये जो सी वोटर्स का सर्वे है, हाँ, इसमें थोड़ा सा सी वोटर्स की मतलब अच्छी इमेज है, लेकिन किसी को नहीं पच रहा है प्रशांत किशोर को उन्होंने दूसरे नंबर पर दे दिया। जिस हुँ, प्रशांत किशोर को आरसी गुप्ता जी की बात अभी दीपक सर ने की, जिन्होंने की कि मतलब प्रशांत किशोर जिसको पूरा दिखा रहे हैं कि हम इतने समय से कर रहे हैं, और उसको उन्होंने मतलब प्रशांत किशोर के कंपैरिजन में उनकी बहुत बड़ी सभा है। और उनको छोड़िए, जो एक कुछ दिन पहले यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन बिहार नवोदय परिवार का जो एक कार्यक्रम हुआ था, उनके कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के रैली से ज्यादा लोग थे। जो एक स्कूल के एलुमनी की मीटिंग थी, तो प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी थोड़ा संदिग्ध लग रही है। इससे लग रहा है थोड़ा मैनिपुलेटेड सर्वे है कहीं ना कहीं वो, क्योंकि हुँ, तेजस्वी यादव को हो सकता है, तेजस्वी यादव भी पसंद हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है, कुछ चीजों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन प्रशांत किशोर कितनी लोकप्रियता थी तो कहाँ गई? वो तो मतलब एक स्कूल एलुमनी एसोसिएशन के बराबर लोग नहीं ला पा रहे। जी। बिल्कुल। चलिए तो क्या डेवलपमेंट्स होंगे देखना होगा। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दीपक जी, गगन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।